जी अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। 1,63,000 का लेवल भी मार्केट ने आज अबूर कर लिया, जो कि स्टॉक एक्सचेंज की तारीख का ऑल टाइम हाई है। अब फर्दर जो है वो मार्केट के अंदर या इंडेक्स के अंदर क्या मूव बन सकते हैं, किस लेवल तक जा सकती है और इंडेक्स के क्या सेंटिमेंट्स बन रहे हैं, उसको जो है हम टेक्निकली चार्ट के ऊपर जाके डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले जो एक जरूरी चीज डिस्कस करने वाली है वो है सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस, कि अभी जो है वो करंटली सेक्टर वाइज जो है वो किन किन स्टॉक के अंदर जो है या किन किन सेक्टर्स के अंदर जो है वो जान बाकी है। तो अगर हम देखते हैं कमर्शियल बैंक में, तो नेशनल बैंक ने जो है अच्छे खासे पॉइंट 134 पॉइंट जो है इंडेक्स में ऐड ऑन किए हैं। और नेशनल बैंक के बारे में जो है एक अच्छी न्यूज भी आई हुई थी, वो आगे चल के हम न्यूज सेगमेंट में डिस्कस करेंगे कि ऐसी कौन सी न्यूज थी जिसका इम्पैक्ट इसके ऊपर आया है। इसके बाद HBL था, फैसल बैंक ने जो है वो जुमे वाले दिन ब्रेकआउट दिया था, तो वो जो है अपनी एक रैली बनाए रखा हुआ है। इसके बाद फर्टिलाइजर सेक्टर के अंदर FFC में जो है काफी अरसे बाद दोबारा से ब्रेकआउट हुआ है और अभी इसने जो है वो 406 पॉइंट इंडेक्स के अंदर ऐड ऑन किए हैं। साथ ही जो है PSO ने 220 पॉइंट PSO ने ऐड किए हैं। और PSO आज की वीडियो में हम जो है PSO ने चूंकि आज ब्रेकआउट दिया है और आज के ट्रेंडिंग स्टॉक के अंदर जो है इसका जो है वो नाम शामिल है, तो PSO को हम जो है टेक्निकली डिस्कस करेंगे कि ब्रेकआउट के बाद जो है इसके अंदर फर्दर क्या मूव बन रहे हैं और ये कहाँ तक जा सकता है। साथ ही साथ हम ECOP जो कि आज अपर कैप हुआ है इसको भी डिस्कस करेंगे और इसके बारे में जो है एक बड़ी शानदार किस्म की न्यूज भी आई हुई है, उसका इम्पैक्ट जो है इसके ऊपर कहाँ तक जा सकता है, इसको कहाँ किस लेवल तक लेके जाएगा, ये हम आज की वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। साथ इसके अलावा जो है एयरलिंक का आज बड़ा जबरदस्त किस्म का रिजल्ट भी आया है और इसने ब्रेकआउट भी दिया है, तो दोनों चीजें जो है एयरलिंक के बारे में हम वो भी डिस्कस करेंगे। वापस हम इंडेक्स के ऊपर आते हैं और आज का जो है अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाऊं तो आज का जो ऑल टाइम हाई था वो 1,63,902 पॉइंट का था और 1590 पॉइंट जो है वो मार्केट ने ऐड ऑन किए थे। इन 1590 पॉइंट की कंट्रीब्यूशन क्या थी, जिसमें से FFC ने 406 पॉइंट ऐड ऑन किए हैं, PSO ने 220 पॉइंट ऐड किए हैं, HBL ने जो है वो 135 पॉइंट ऐड किए हैं, नेशनल बैंक ने 134 पॉइंट और फैसल बैंक ने 122 पॉइंट। तो बैंकिंग सेक्टर जो है वो दोबारा से अपने एक जोशो खरोश में परफॉर्म कर रहा है। खैर इंडेक्स की तरफ बढ़ते हैं और टेक्निकली एनालिसिस करते हैं कि फर्दर जो है क्या मूव मार्केट में बन रहा है। अच्छा, कल रात को जो है हमारा जो प्रीमियम ग्रुप है उसके अंदर मैंने मैसेज किया था कि इंडेक्स ने जो क्लोजिंग दी थी जुमे वाले दिन, वो राइट उसका जो चैनल है, जो मंथली चैनल हम जिसको फॉलो करते आ रहे हैं, उसके चैनल के बॉटम के एग्जैक्ट नीचे जाके दिया है। अगर हम चैनल को देखते हैं तो 1,54,000, ये तकरीबन 51,500 से ये चैनल स्टार्ट हुआ था और मार्केट जो है इसको कंटिन्यूसली फॉलोअप में लेके चल रही थी, लेकिन 159 चौंके एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल था। तो यहाँ पे जो है मार्केट ने मल्टीपल टाइम इस लेवल को सस्टेन करने की कोशिश की है, लेकिन जैसे ही इस लेवल को टच करती थी या रिटच करती थी तो मार्केट में जो है वो प्रॉफिट टेकिंग आ जाती थी। और यहाँ पे जो एक मेजर रेजिस्टेंस होने की वजह से मार्केट जो है अपने चैनल से बाहर आ गई थी और उसके बाद जो है मार्केट ने 158 जो कि की स्पोर्ट लेवल था और 159 जो कि मेजर रेजिस्टेंस लेवल था, इसके दरमियान खुद को कंसोलिडेट किया है। और कंसोलिडेशन के बाद जब मार्केट ने ब्रेकआउट दिया 159 के ऊपर, तो देन जो है ये सारी जो है अवर्ड मोमेंटम यहाँ पे आई है और मार्केट ने जो है जुमे वाले दिन अपने चैनल का, इस जो पिछला चैनल सारा चलता आ रहा है, इसका जो है वो एग्जैक्ट बॉटम के नीचे क्लोजिंग दी है। मैसेज मैंने ये किया था कि मार्केट जो है यहाँ पे एक्सपेक्ट ये किया जा सकता है कि अभी जो है फर्दर जिस लेवल पे खड़ी हुई है, जो कि पिछले 3 दिनों से रेगुलरली जो है मार्केट इंडेक्स में जो है अपने पॉइंट ऐड ऑन कर रही है, परफॉर्म कर रही है और जुमे वाले दिन 3,000 पॉइंट ऐड ऑन किए, तो करेक्शन तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। करेक्शन हो या चाहे कंसोलिडेशन का माल हो, तो वो दोनों जो है यहाँ पे हो सकते हैं। तो आपने जो है साथ साथ प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करनी है और मैं जो है फर्दर आगे भी कल के लिए भी यही सजेस्ट करूंगा कि प्रॉफिट टेकिंग के ऊपर लाजमी फोकस रखें। एटलीस्ट अपने पोर्टफोलियो में जो जो स्टॉक आपके बढ़ चुके हुए हैं, तो कम से कम जो है वो 20 to 30% जो सिक्योर रखें, सेव करें अपना प्रॉफिट टेकिंग में, ताकि आपके पास जो कैश स्पेयर हो और मार्केट जो है जब डिप ले तो आपके पास दोबारा बाइंग का मौका हो। अच्छा, मार्केट ने जो है गैप ओपनिंग के साथ ये चैनल के अंदर दोबारा एंटर हुई है, लेकिन प्रॉफिट टेकिंग जो मैंने कल रात को ही बता दिया था यहाँ पे हल्की सी आई है और उसके बाद जो है वो दोबारा चैनल के बाहर आई, लेकिन मार्केट ने दोबारा खुद अपना लेवल जो है सस्टेन किया और चैनल के अंदर मूव करती गई। अब फर्दर जो है 1,64,500 पहला है रेजिस्टेंस लेवल और पहला है टारगेट इसका, और 1,65,000, 1,64,000 से 1,64,500 से लेकर 1,65,000 तक जो है मार्केट का फर्दर लेवल बन सकते हैं। और यही जो है वो चूंकि यहाँ पे आके इसका जो है वो चैनल का टॉप बनेगा, तो टॉप को टेस्ट करने के बाद जो है ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि मार्केट जो है यहाँ से स्लाइटली सी करेक्शन या कंसोलिडेशन ले।
अच्छा, इसके बाद हम बढ़ते हैं आज के न्यूज़ सेगमेंट की तरफ। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मार्केट के अंदर जो है जब भी बाइंग करते हैं या तो वो फंडामेंटल एनालिसिस के बेस के ऊपर करते हैं, या मार्केट में जो कंपनीज के बारे में न्यूज़ आ रही होती है तो उसको बेस बना के जो है वो अपनी बाइंग करते हैं। तो ऐसे जितने भी लोग हैं या ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स जो भी हैं, उनके लिए जो है न्यूज़ से अपडेट रहना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। तो ऐसी सूरत में जो है हम लोगों ने सरमायाकारी की तरफ से जो है एक फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप के ऊपर। आप जो है ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आपने सिंपली क्लिक करना है तो आप इस ग्रुप के मेंबर बन जाएंगे। इस ग्रुप के अंदर होता क्या है, हम हर तरह की जो है वो न्यूज़ शेयर करते हैं। चाहे वो न्यूज़ जो है वो स्टॉक मार्केट के बारे में है, चाहे स्पेसिफिक किसी कंपनी के बारे में है, या ऐसी कोई भी न्यूज़ जिसका मार्केट के ऊपर जो है वो इम्पैक्ट पड़ेगा, तो वो न्यूज़ जो है हम ग्रुप में शेयर करते हैं। यहाँ पे मैं अगर आप लोगों को स्क्रॉल करके दिखाऊं तो ये देखें, यहाँ पे जो नेशनल बैंक की न्यूज़ है मैं जिसका पहले जिक्र कर रहा था, इसके बाद जो है ये कुछ कंपनीज के रिजल्ट्स आए हुए हैं वो हमने यहाँ पे शेयर किए हुए हैं। इसके बाद जो है अगर हम थोड़ा सा मजीद ऊपर स्क्रॉल करते हैं तो जीएल के बारे में जो है वो न्यूज़ थी वो आई हुई है। यहाँ पे गनी का जो है वो रिजल्ट है, तो यहाँ पे जो है वो आप लोगों को एग्जैक्ट यहाँ पे बताया जाता है। जीएल का रिजल्ट था, एयरलिंक का रिजल्ट आया, जितनी कंपनियों के जो रिजल्ट आ जाए फाइनेंशियल रिजल्ट वो हम यहाँ पे शेयर करते हैं। बिग वर्ड फूड्स के बारे में न्यूज़ आई हुई थी ये। तो कहने का मतलब ये है कि हर तरह की जो है आपको न्यूज़ अपडेट्स, रिजल्ट्स, बोर्ड मीटिंग्स की डेट्स, हर तरह की जो न्यूज़ है मार्केट के बारे में वो यहाँ हमारे चैनल पे मिल जाती हैं। तो चैनल को ज्वाइन करने के लिए सिंपली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आपने लिंक पे क्लिक करना है, आप इस ग्रुप का हिस्सा बन जाएंगे और इसके कोई चार्जेस नहीं है। ये जो अनाउंसमेंट का ग्रुप है, सरमायाकारी की जो कम्युनिटी है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो न्यूज़ से जो है अपडेट रहना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप जो है वो ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर हैं, ट्रेडिंग करते हैं, आप स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, तो न्यूज़ से अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है। अगर हम आज की न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं तो बिग बर्ड फूड्स का आज रिजल्ट भी आया है और इसकी जो है वो दो जो न्यूज़ हैं वो भी हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, न्यूज़ क्या है कि कंपनी के जो 1.5 बिलियन का जो लोन है वो अब कंपनी जो है इक्विटी में कन्वर्ट करने जा रही है। इसका इम्पैक्ट जो है वो डेफिनेटली कंपनी के लिए जो है वो पॉजिटिव है, और लॉन्ग रन में देखा जाए तो ये जो है कंपनी के लिए काफ़ी जो है मस्बत बात साबित हो सकती है। अगली जो है वो कंपनी का रिजल्ट है बिग बर्ड फूड्स का, तो हम देखते हैं। अच्छा, इस शेयर अभी तक जो है वो ना न्यूज़ का इम्पैक्ट इस के शेयर प्राइस के ऊपर आया है, ना ही रिजल्ट का आया है। लेकिन आगे चल के जो है इसके अंदर मोमेंटम है, और कंपनी की मैं सेल्स भी अभी आपसे डिस्कस करता हूँ। तो इस कंपनी के अंदर जो फंडामेंटली भी जो है वो जान है ऊपर जाने के लिए, और टेक्निकली भी जो है इसके अंदर मोमेंटम अभी बाकी है। तो कंपनी के जो है अगर हम नेट सेल्स की बात करते हैं तो इस बार जो है कंपनी ने 11.36 बिलियन की सेल्स की हैं। अगर इसको आप कंपेयर करते हैं लास्ट ईयर से तो 7.21 बिलियन जो है वो कंपनी की सेल्स थी 2024 में, जो कि तकरीबन 58% का इंक्रीज है। और इसी तरह जो है आप ईपीएस की तरफ बढ़ते हैं तो 2.8 रुपीज की जो है वो ईपीएस थी 2024 में, जो कि अभी बढ़ के 3.9 पे चली गई हुई है, जो कि बड़ी शानदार किस्म की ईपीएस है। कंपनी का रिजल्ट भी बहुत अच्छा है, और इसके बारे में जो है वो न्यूज़ भी जो है आपसे डिस्कस कर ली है मैंने, वो भी अच्छी है। तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर देखें, लॉन्ग टर्म मतलब कि आगने वाले जो है वो कुछ मंथ में देखते हैं आप, तो इसके अंदर जो है वो एक अच्छी खासी रैली बन सकती है। इसके बाद जो है हम अगली न्यूज़ के ऊपर बढ़ते हैं। जैसे मैंने नेशनल बैंक के बारे में बताया था कि नेशनल बैंक के बारे में जो एक न्यूज़ आई हुई है, और वो न्यूज़ ये है कि अभी नेशनल बैंक इस वक्त पाकिस्तान का सेकंड लार्जेस्ट बैंक बन चुका हुआ है, और जिसकी मार्केट वैल्यू की आप बात करते हैं तो 1.5 बिलियन डॉलर है। अच्छा, यहाँ पे जो है सेकंड लार्जेस्ट बैंक का नाम सुनते ही सबसे पहले आप लोगों के माइंड में ये आया होगा कि फर्स्ट बैंक कौन सा है और थर्ड कौन सा है। तो अगर हम फर्स्ट की बात करते हैं तो यूबीएल इस टाइम पाकिस्तान का जो है वो फर्स्ट बैंक है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हवाले से, जिसका जो है वो कैपिटलाइजेशन जो है वो इसकी 3.34 बिलियन डॉलर्स है। अगर हम थर्ड बैंक की बात करते हैं तो एमसीबी है, जिसके मार्केट कैप जो है 1.48 बिलियन का है, और उसी तरह से जो फोर्थ बैंक है वो 1.45 बिलियन के ऊपर एचबीएल बैंक है। तो ये जो है वो न्यूज़ थी जिसके इम्पैक्ट जो है वो इसकी शेयर प्राइस के ऊपर देखने को मिला है। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ फिर ऐड ऑन करूंगा कि न्यूज़ का इम्पैक्ट जो है जब तक न्यूज़ जनरल पब्लिक तक पहुंचती है उसका इम्पैक्ट ऑलरेडी शेयर की प्राइस के ऊपर आ चुका होता है। तो न्यूज़ को लेकर के जो है आपको इस तरह का फैसला नहीं ले सकते बाइंग और सेल का। खैर, टेक्निकल्स के ऊपर जो है, अगर टेक्निकल्स के ऊपर आप बेस बनाते हैं तो टेक्निकल्स में आपको कहीं ना कहीं पे जो है इसका इम्पैक्ट पहले ही पता चल जाता है। इसलिए जो है हम वो ब्रेकआउट और रेजिस्टेंस और सारी चीज़ों को देख के उसमें बाइंग कॉल जो है वो क्रिएट करते हैं।
इसके बाद जो है हम अगर अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं तो वो ये है कि गवर्नमेंट जो है वो लाइकली 1 अक्टूबर से पेट्रोल की प्राइसेस में इंक्रीज करने जा रही है। अच्छा, इसको ऐसी न्यूज़ को जो है वो ग्रुप इसमें आज की वीडियो में ऐड करने का मकसद ये है क्योंकि गवर्नमेंट जब जब भी पेट्रोल की प्राइसेस इंक्रीज होती हैं तो इसका इम्पैक्ट जो है वो हर तरह के सेक्टर के ऊपर पड़ता है। और इसका इम्पैक्ट जो है जब पड़ेगा तो उससे ये होगा कि इन्फ्लेशन में जो है आप लोगों को थोड़ा सा इंक्रीज देखने को मिले। और इन्फ्लेशन में इंक्रीज से जो है उसका इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है कि स्टेट बैंक जो है हो सकता है हमारी जो आने वाली मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें जो है स्टेट बैंक शरह सूद में कमी ना करे। और इसका इम्पैक्ट जो है वो डायरेक्टली मार्केट के ऊपर किस तरह से बढ़ता है वो आप लोग जो है रिसेंट जो है जो मॉनेटरी पॉलिसी का इम्पैक्ट था उससे आप लोगों को आइडिया हो गया होगा। तो खैर इसको ऐड ऑन करने का मकसद सिर्फ यही था ताकि आप लोगों के लिए जो है आने वाले वक्तों में आप देख सकें कि इसका जो है वो लॉन्ग टर्म में क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। इसके बाद जो है वो एयरलिंक का आज रिजल्ट आया है और यहाँ पे जो है वो आप एयरलिंक का रिजल्ट देखेंगे तो आप खुद जो है वो हैरान होंगे कि कंपनी के जो रेवेन्यू थे उसमें तकरीबन 19.55% जो है वो डिक्रीज देखने को मिला है। जो कि अगर हम देखते हैं तो 104 बिलियन जो है वो भी कंपनी ने इस वक्त जो है कंपनी के रेवेन्यू थे। अगर कंपेयर करते हैं तो पिछले साल जो है कंपनी के 129 बिलियन का रेवेन्यू था। 129 से जो है वो 104 पे आ गई तो तकरीबन 20% जो है वो डिक्लाइन है। लेकिन कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने उसके गेंस जो है अपनी वो टेक्निक यूज की कि कंपनी ने जो इनकी रेवेन्यू की कॉस्ट है उसको कम कर दिया और कम भी जो है वो तकरीबन 22.5% जो वो कम किया है जिसकी वजह से कंपनी के जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो बढ़ गए और बढ़े कितने हैं तकरीबन 14%। 11 बिलियन जो है वो कंपनी ने प्रॉफिट बनाया है। और इसके बाद जो है अगर हम इस ईपीएस की बात करते हैं तो लास्ट ईयर इसकी ईपीएस थी 11.7 रुपीज की जो कि बढ़ के अभी जो है वो 12 रुपए 1 पैसे की बन गई हुई है। तो खैर अच्छा रिजल्ट था और इसने जो है वो आज ब्रेकआउट भी दिया है और इसके हम जो टेक्निकली भी डिस्कस करेंगे वीडियो के लास्ट में कि इसके अंदर फर्दर जो है वो क्या टारगेट बन रहे हैं। इसके बाद जो है वो गनी का रिजल्ट आज आया है और गनी के बारे में जो है वो बड़ा आउट क्लास किस्म का रिजल्ट था। मेरे ख्याल से जो है मैंने अभी तक जो है पिछले जितने भी रिजल्ट सेशन हम गुजरे हैं तो किसी कंपनी का शायद इस तरह से रिजल्ट नहीं देखा। अगर हम देखते हैं तो कंपनी का जो 2024 में प्रॉफिट था, अब यहाँ पे ये चीज गौर करने वाली है कि 365 मिलियन का था, ठीक है। और अभी जो करंटली 2025 का प्रॉफिट है वो 4.1 बिलियन है। तो तकरीबन 11 टाइम्स जो है वो कंपनी के प्रॉफिट इंक्रीज हो गए हुए हैं। और ईपीएस की बात आप करें तो 6 रुपए 4 पैसे जो है वो लास्ट ईयर की ईपीएस थी जो कि 6 रुपए से बढ़कर 71 रुपए 9 पैसे के ऊपर जो है वो चली गई हुई है। तो खैर ये इतना आउट क्लास किस्म का रिजल्ट जो है उसका इम्पैक्ट तो जाहिर सी बात है इसके शेयर प्राइस के ऊपर आप लोगों को देखने को ऑलरेडी मिल चुका हुआ है। इसके बाद जो है बीबीएफएल का रिजल्ट ऑलरेडी हम पिछले जो है वो रिजल्ट सेशन में डिस्कस कर चुके हुए हैं। ईसीओपी, अच्छा इसका जो है वो रिजल्ट आया है हफ्ते वाले दिन और इसको जो है यहाँ पे ऐड ऑन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ईसीओपी की मैंने बाइंग कॉल दी हुई थी और इसको जो है हम टेक्निकली भी डिस्कस करेंगे कि फर्दर जो है ईसीओपी के अंदर क्या टारगेट बन रहे हैं। कंपनी ने जो है 20% का डिविडेंड दिया है जो कि फेस वैल्यू इसकी जो 10 रुपीज है तो 2 रुपए पर शेयर आपको डिविडेंड मिलेगा। इसके अलावा जो है फर्दर और कुछ भी नहीं है। अगर हम अभी इसी ईसीओपी से ही हम स्टार्ट कर लेते हैं और आज के जो टेक्निकल चार्ट देखते हैं तो अच्छा यहाँ पे जो है ईसीओपी अगर मैं इसको जूम आउट करता हूँ तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फर्दर ये जो है ये कंटिन्यूसली जो है एक डाउनवर्ड ट्रेंड में था और यहाँ पे आके जो है इसने सपोर्ट लेवल अपना पकड़ा था 61 के अराउंड यहाँ पे जो है। और 61 से जब इसने यहाँ पे अगर मैं खोलूँ 61 इसने सपोर्ट लेवल पकड़ा और इसका जो पहला रेजिस्टेंस था वो था 63 रुपए का, इसको इसने ब्रेकआउट किया तो फिर उसके बाद जो है इसके अंदर एक रैली बनी। अच्छा यहाँ पे इसके बाद जो है मैंने 67 से 68 के दरमियान जो है इसकी बाइंग कॉल दी थी आज से कुछ अर्सा पहले, ये सितंबर के स्टार्ट की बात है। वो ये कि स्टॉक जो है ये यहाँ पे खुद को जो है वो ये ऊपर हाई लगाने के बाद जो है यहाँ पे खुद को कुछ दिन कंसोलिडेट कर रहा था। तो कंसोलिडेशन का मतलब जो है वो मैंने हमेशा अपनी वीडियो में यही कहता हूँ कि जब भी स्टॉक जो है अपनी एक बाउंड रेंज के अंदर खुद को कंसोलिडेट करता है तो उसके बाद जो है दो ही डायरेक्शनें बनती हैं, या तो वो एकदम से नीचे आ जाता है या एकदम से ऊपर चला जाता है। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ ये हुआ, मेरी ये ईसीओपी की वाहिद कॉल थी जो कि अपने स्टॉप लॉस के ऊपर चली गई। लेकिन मैंने जो है यहाँ पे अपने जो मेरे जो प्रीमियम ग्रुप के मेंबर्स हैं उनको यहाँ से सेव कैसे करवाया, ये एक मजेदार कहानी है। और यहाँ पे जो है जो बाइंग कॉल थी हमारी, आपने यहाँ पे ये नोट करना है कि 66 से 67 की जो है हमने बाइंग दी थी। उसके बाद जो है स्टॉक गिरते गिरते
दोबारा यहाँ पे 62 रुपए के करीब आ गया। हमारा 63 रुपए का स्टॉप लॉस था। जब यहाँ पे इसने 63 के पास पास आया तो मैंने ग्रुप के अंदर मैसेज ड्रॉप किया था और अपने लोगों को, जो मेंबर है, उनको बताया था कि आप लोगों ने इस सीओपी का स्टॉप लॉस जो है वो ट्रीट कर देना है एज ए कैंसल। इसको जो है वो स्टॉप लॉस हिट नहीं करवाना, आपने इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखना है। लॉन्ग टर्म मीन्स के चंद दिनों के लिए आपने इसको मजीद होल्ड करना है। 62 के दरमियान जब ये यहाँ पे इस लेवल पे आई तो 62 से 63 ये लेवल था। इस यहाँ पे जो है मैंने रीबाइंग करवाई और रीबाइंग के बाद जो है हमने यहाँ पे खुद को, अब जो एवरेज प्राइस थी 67 से 68 रुपए की, जब रीबाइंग की तो हमारी जो एवरेज कॉस्ट थी वो कम हो गई। अब स्टॉक जो है काफी अरसा 62 से 64-65 के दरमियान खुद को कंसोलिडेट करता रहा है और ये जो कंसोलिडेशन का अमल था ये बड़ा स्ट्रॉन्ग था। और उसके बाद जो है आज का ईसीओपी का रिजल्ट भी आप लोगों ने देखा तो रिजल्ट का इम्पैक्ट ये आया कि इसने जो है ये अपने सारे लेवल्स को तोड़ के यहाँ पे जो है तकरीबन अपने अपर कैप के पास जाके ओपनिंग दी है और आज के डेट में जो है ये सारा दिन कैप ही रहा है और कैप के ऊपर ही इसने क्लोजिंग दी है। तो फर्दर जो है अब इसके अंदर टारगेट जो है था मेरा 75 रुपए का, जो मैंने टारगेट पहले सेट किया था यहाँ पे, अभी इंशाल्लाह जो है वो कल की डेट में इस टारगेट के अराउंड अराउंड जो है हम पहुंच जाएंगे। तो ये जो थी हमारी जो स्ट्रेटजी थी कि स्टॉक को जो है वो नीचे दोबारा रीबाइंग की, क्योंकि इसके अंदर मुझे जो है एक अच्छा मोमेंटम दिख रहा था। तो खैर हमने प्रॉफिट में, लॉस में होने के बावजूद भी जो है इसमें अच्छा प्रॉफिट अर्न कर लिया हुआ। अच्छा, इसके बाद जो है अगला स्टॉक हम डिस्कस करते हैं और वो है पीएसओ। और पीएसओ ने आज जो है बड़ा शानदार किस्म का ब्रेकआउट दिया है। अच्छा, हम पीएसओ को डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को बताता जाऊं कि मैंने कल जो है अपने चैनल के ऊपर एक वीडियो अपलोड की थी कि मार्केट का जो है अगला इंडेक्स जो है वो 1,90,000 होगा। टीम सरमायाकारी की तरफ से जो है एक डिटेल्ड एनालिसिस किया गया है, टेक्निकली भी और फंडामेंटली भी, इंडेक्स को लेकर के। तो हमने जो इस वीडियो के अंदर डिटेल में बताया है कि टेक्निकली जो है ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो मार्केट को इस लेवल के ऊपर लेके जाने की ताकत रखते हैं और फंडामेंटली जो है ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो मार्केट को इस लेवल तक लेके जाएंगी। तो ये जो टारगेट है वो दिसंबर 2025 का है, सिर्फ 3 महीने बाकी हैं और 3 महीने के अंदर जो है ये जो तकरीबन 27,000-28,000 पॉइंट की जो रैली है वो मार्केट जो है इसको कैसे कवर करेगी वो सारा इस वीडियो में डिटेल में मैंने बताया हुआ। तो वीडियो को लाजमी देखना है आपने। और साथ ही आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट है कि वीडियो जब आप देखते हैं तो काइंडली वीडियो को लाइक भी लाजमी किया करें और कमेंट करके जो है अपना रिव्यू जो है उसके ऊपर वो लाजमी दिया करें कि आपको वीडियो जो है वो कैसी लगी हुई है, कैसी लगी है। अच्छा, इसके बाद जो है हम दोबारा चार्ट के ऊपर आते हैं, पीएसओ को डिस्कस करते हैं। पीएसओ ने जो है यहाँ पे इसका जो कंसोलिडेशन का एरिया था 450 से 455, इसके दरमियान जो है यहाँ पे काफी दिन जो है इसने खुद को कंसोलिडेट किया। और मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि जब भी स्टॉक या इंडेक्स खुद को जो है एक बाउंड रेंज के अंदर कंसोलिडेट करता है तो वो खुद को तैयार कर रहा होता है अपने न्यू हाई की तरफ या बिल्कुल लो की तरफ, क्योंकि कंसोलिडेशन का अमल जो है वो स्टॉक को स्ट्रॉन्ग कर देता है। उसके बाद दो ही डायरेक्शनें बनती हैं, या तो एकदम से जो है वो स्टॉक बुलिश मोमेंटम की तरफ जाएगा रेजिस्टेंस अगर तोड़ लेता है तो, और अगर रेजिस्टेंस नहीं टूटती उससे बार बार टेस्ट करने के बाद तो फिर एकदम से जो है उसमें डाउनवर्ड ट्रेंड शुरू हो जाता है। तो चूंकि पीएसओ जो है वो बड़ी एक शानदार और एक कह लें कि स्ट्रॉन्ग कंपनी है और अभी जो है वो चूंकि सर्कुलर डेप्थ के हवाले से बात चल रही है तो पीएसओ जो है उसमें सबसे टॉप पे है, सबसे ज्यादा पैसा इस कंपनी को मिलना है। तो खैर उसका जो इम्पैक्ट है ब्रेकआउट देने के बाद जो है अब फर्दर पहला टारगेट जो इसके अंदर है वो 490 रुपए तक जो है वो बन सकता है। तो अच्छा, यहाँ पे मैं मजीद दोबारा से जो है वो एक ही बात ऐड ऑन करूंगा जो हर वीडियो में मैं कहता हूँ कि जो मैं चार्ट आपसे डिस्कस करता हूँ या किसी कंपनी के बारे में जो है वो न्यूज डिस्कस करता हूँ तो वो मेरी तरफ से जो है वो बाइंग या रिकमेंडेशन कॉल नहीं होती है। जितनी भी हमारी तरफ से जो रिकमेंडेशन या बाइंग कॉल दी जाती है वो हमारा व्हाट्सएप के ऊपर प्रीमियम ग्रुप है, जितने भी हमारे क्लाइंट्स हैं उनको जो है प्रॉपर लेवल्स के ऊपर बताया जाता है कि आपने कहाँ पे किस लेवल पे बाइंग करनी है और आपका जो है स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, आपके टारगेट्स कहाँ कहाँ तक जा सकते हैं, पहला टारगेट क्या होगा, दूसरा, वो सारा जो है उस टाइम बताया जाता है जब स्टॉक जो है ब्रेकआउट दे रहा होता है। तो अभी तो पीएसओ ब्रेकआउट दे के काफी ऊपर आ चुका हुआ, तो यहाँ पे जो है आप बाइंग नहीं कर सकते क्योंकि ये बाइंग से बहुत ऊपर है। खैर, इसके बाद जो है हम अगले स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं जो कि एयरलिंक है। एयरलिंक में जो है आज ब्रेकआउट हुआ है और इसमें भी सेम वही कंडीशन थी। आप देखेंगे कि ये सितंबर के पूरा महीना जो है खुद को कंसोलिडेट कर रहा था 158 और 163 के इंडेक्स के दरमियान, 158 और 163 के दरमियान खुद को ये कंसोलिडेट करता रहा है। और इसने जो है जैसे ही आज चूंकि इसका रिजल्ट जो है वो बड़ा शानदार किस्म का आया है तो इसने जो है एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है। अब फर्दर जो है इसके अंदर पहला टारगेट आप 175 रुपए का रखेंगे
और उसके बाद अगला टारगेट जो दूसरा टारगेट होगा 177 का। अच्छा, यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 रुपए का मार्जिन रखा है पहले और दूसरे टारगेट के दरमियान, क्योंकि 177 जो है यहाँ पे एक हल्की सी इसको रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए जो है वो दूसरा आपका टारगेट ये होगा अगर यहाँ पे आप जो है पार्शली अपनी कुछ पोजीशन जो है वो क्लियर करना चाहते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सरमायाकारी। अल्लाह हाफिज।